हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको थंबनेल के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारा है फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन हमारे किस सीरीज के अंडर में पड़ता है? हमने जो सेट रिलेशन सीरीज पढ़ा था उसके अंडर में हमारा फंक्शन आता है। ठीक है, तो किसी भी एक टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारे मन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस एंड व्हाई वी स्टडी दिस। ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं। और एक बात हमें याद रखना जानना जरूरी है कि अगर हम कोई भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो उसके प्रीवियस टॉपिक से उसका क्या रिलेशन है वो भी जानना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो फंक्शन के पहले हमने कहाँ तक खत्म किया था? हमारा था रिलेशन। ठीक है, तो फंक्शन भी रिलेशन के अंडर में पड़ता है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन। फंक्शन क्या है? फंक्शन ही एक रिलेशन है। ठीक है, पर इसमें और एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में अराइज होगा, अगर फंक्शन ही रिलेशन है तो हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है ना, रिलेशन में इंक्लूड कर देते। पर फंक्शन जो है वो रिलेशन होके भी रिलेशन से अलग है। कैसे, वो हम देखेंगे। ओके, तो देखो, पहले तो हमें जो प्रीवियस हमने पढ़ा था वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा रिलेशन क्या था। रिलेशन कुछ नहीं था, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होते हैं दो सेट के अंदर, उसको हम रिलेशन कहते थे। ठीक है, मतलब दो सेट आमने सामने हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म किया, बस रिलेशन हो गया। उसके बाद इसमें बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन में आते हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो सब। ठीक है, रिलेशन होने के बाद। ठीक है, पर ये जो फंक्शन है उसमें क्या होता है, पहले उसका जो कंडीशन क्राइटेरिया अप्लाई होता है, फिर वो जाके रिलेशन फॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए वो रिलेशन से अलग है, रिलेशन होते हुए भी। ओके, तो फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है? द रिलेशन व्हिच डिफाइंस द सेट ऑफ इनपुट्स टू द सेट ऑफ आउटपुट्स इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब इसमें इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, देखो, फंक्शन को अगर हम हमारे जो जनरल भाषा है उसमें अगर बोले तो काम। ठीक है, किसी भी एक चीज का काम फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज में इनपुट नहीं डालेंगे तो आउटपुट कैसे निकलेगा? रिलेशन जो हमने पढ़ा था इसमें क्या था, दो सेट थे, बॉन्डिंग हुआ, रिलेशन फॉर्म हो गया, आज के जनरेशन के जैसे। ठीक है ना, जो बाबू सोना वाले रिलेशन होते हैं ना, बस बॉन्डिंग हुआ, बस रिलेशन फॉर्म हो गया। जो फंक्शन है वो थोड़ा मेच्योर वाला रिलेशन है। इसमें पहले ही हमें अपना जो क्या बोलते हैं दोष गुण वो सब मिला के बाद में हम रिलेशन फॉर्म करते हैं। ओके, तो रिलेशन में क्या होगा? इनपुट आउटपुट। आप जितना इनपुट दोगे उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा। ज्यादा मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, वो फंक्शन के ऊपर, आपके जो काम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एकदम मैंने जनरल भाषा में आपको समझाया हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल से। ओके, तो मान लो कि ये दो हमारे पास सेट बोल सकते हो, हाँ सेट बोल लो, सेट है। ठीक है, ये हमारा मान लो x सेट है, ये हमारा y है। ओके, इसमें एलिमेंट्स है x1 x1 x2 x3, इसमें है y1 y2 y3। ओके, तो दो सेट है, अभी दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेशन फॉर्म होगा, जो ऑब्वियस ही बात है। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फंक्शन कर रहे हैं। तो फंक्शन में क्या होता है? पहले क्राइटेरिया पहले कंडीशन अप्लाई होते हैं, फिर जाके रिलेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? x का जो हर एक एलिमेंट है वो y के सिंगल एक ही एलिमेंट से रिलेशन में आएगा। एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं आ सकता। ठीक है, लाइक ऐसे और ऐसे। ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक है, तब जाके जो रिलेशन फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? f सच दैट x टेंड्स टू y, x से y तक एक फंक्शन है। ओके, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन कैसे होता है उसका थोड़ा प्रोटेक्शन था। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि जो फंक्शन है वो क्या है? अल्टीमेटली एक रिलेशन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे इससे क्या कह सकते हैं कि ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन। ठीक है, हर जो एक फंक्शन है वो रिलेशन हो सकता है। हमने देखा है जब भी हम किसी भी दो सेट के अंदर किसी क्राइटेरिया या फिर कंडीशन को अप्लाई करके फंक्शन फॉर्म करते हैं, वो अल्टीमेटली हमारा रिलेशन ही फॉर्म करता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। ठीक है, हर एक रिलेशन वो फंक्शन है वो जरूरी नहीं हो सकता। कैसे?
इसको एग्जाम्पल तो हमारे तो बुक्स पे नहीं है, इसको एकदम प्रॉपरली जानने के लिए या फिर हायर लेवल्स में है, पर इसको जानने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जान लो। मान लो कि आप कहीं पे मुसीबत में पड़ गए, ठीक है, तो उस समय में क्या होगा कि अगर कोई अनजान आदमी या फिर अनजान लोग आपकी मदद करता है, तो वो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से इनपुट दे रहा है। वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर उससे आपका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है और आपका हेल्प हो रहा है। तो आपका क्या ड्यूटी है कि आप इन फ्यूचर अगर मौका मिले तो उसको हेल्प करें, ठीक है, उसके साथ मतलब हम्बल जो है रिलेशन बनाए रखे एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब उसका जो इनपुट होगा उसके हिसाब से आपका आउटपुट होगा, या फिर ज़्यादा कम हो सकता है, पर आपका आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि आप दोनों काम के थ्रू में आप लोगों को मतलब रिलेशन हुआ है, ठीक है। इंसानियत का हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब फंक्शन काम के थ्रू से हुआ है। पर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि हमारे काम मतलब मुसीबत के समय जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हमारे अपने भी हमारे साथ नहीं देते, वो रिलेशन होते हुए भी साथ नहीं देते। इसलिए कहा गया है कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। एक बेस्ट एग्जांपल है, हर जगह पे हमारा रिलेशन काम नहीं आता, पर हर काम में हमारा रिलेशन मतलब हर काम से एक रिलेशन फॉर्म होता है, ठीक है। दोस्ती हो सकता है, ऑफिस में कलीग के बीच भी रिलेशन होता है, ठीक है ना। बहुत से जगह पे फंक्शन के थ्रू रिलेशन फॉर्म होता है, पर रिलेशन के थ्रू फंक्शन नहीं होता हर जगह पे, ठीक है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। चलिए बच्चों, हम फंक्शन को और थोड़ा सिंबॉलिकली समझते हैं, ठीक है। तो फिर से हम दो अंडे ड्रॉ कर लेते हैं, ये अंडा x, ये अंडा y, ओके। इन दोनों के बीच हमारा फंक्शन क्या है, f है, सिंपल। तो मान लो इसका एलिमेंट है x1, x2, x3, ये है y1, y2, y3, ओके। तो ये जो अंडा है मतलब x जो है, x के अंदर जो एलिमेंट्स है x1, x2, x3, वो हमारा क्या है, डोमेन है, ओके। ये हमारा डोमेन है। और y में जो एलिमेंट्स है वो हमारा क्या है, रेंज है। गलत। आप में से बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि ये डोमेन है, ये रेंज है, पर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। रेंज अलग चीज है, वो देखेंगे, ठीक है। ये डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है। ये डोमेन, ये कोडोमेन, ओके। अभी मान लो कि x के जो एलिमेंट्स है, ठीक है, x के जो एलिमेंट्स है वो y के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में है, मतलब बॉन्डिंग में है, ओके। देखो यहां पे y के जिस जिस एलिमेंट्स ने x के साथ बॉन्डिंग किया है वो सब हमारा रेंज है, वो सब हमारा रेंज है। अभी बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया थोड़ा, ठीक है, और फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने तो शूटिंग देखा होगा, जो शूटिंग होता है, शूटिंग प्रैक्टिस देखा है, ठीक है। वो बेसिकली मतलब कैसी जगह पे चूज करते हैं, एक खुला मैदान चूज करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। और जो उन लोगों के ऑफिसर्स होते हैं वो कहाँ रह के उन लोगों का मतलब जो क्या बोलते हैं उन लोगों के बीच मतलब उन लोगों के क्या रखते हैं, और निगरानी रखते हैं, वो क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड भूल गया, पर उन लोगों को जो नोटिस करते हैं ना, वो कहाँ रह के करते हैं, वो उन गोली के रेंज से बाहर लेके करते हैं। तो क्या है, वो तो उन लोगों को नोटिस कर रहे हैं ना, वो तो फील्ड में ही है, पर क्या है, वो रेंज से बाहर है, ठीक है। मतलब जो हमारे कहाँ पे लिखूं, मान लो ये पूरा एक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे मान लो शूटिंग प्रैक्टिस हो रहा है, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये पूरा फील्ड है, ठीक है। तो तुम जहां पे खड़े हो, तुम जहां से फायरिंग कर रहे हो, वो तुम्हारा डोमेन है, ठीक है। ये पूरा हमारा कोडोमेन है और ये तुम्हारा रेंज है, ठीक है, ये तुम्हारा रेंज है, समझे। एग्जांपल, कोडोमेन में ही रेंज लाई करता है, ओके। तुम्हारा जो रेंज जहां तक होगा उससे और भी कोडोमेन बड़ा हो सकता है, ठीक है। एकदम सिंपल हो गया कि डोमेन, कोडोमेन और डोमेन के जो एलिमेंट्स रेंज के साथ रिलेशन में आएंगे, मतलब बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, वो सब हमारे रेंज में आ जाएंगे, और बाकी एलिमेंट बचे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम अभी हमारे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत सारे हैं, तो हम सबके मतलब थोड़ा बहुत छोटे डेफिनेशन भी देखेंगे, और उसके अंडर हमारा जो ग्राफ होता है वो भी देखेंगे, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है फंक्शन समझने के लिए। तो पहला हमारा आता है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, नाम में भी है, मतलब जो फंक्शन का वैल्यू हमेशा एक ही आएगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगा, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो ये फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू c, तुम x का वैल्यू जो भी पकड़ लो, आंसर एक ही आएगा।
सी, तो इसमें हमने सी मान लिया कि होया सी इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, और एफ ऑफ एक्स को हम कभी कभार क्या कहते हैं, वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब वाई इक्वल टू सी। जो सी का वैल्यू है वो हमारा वाई का वैल्यू है। ये क्यों मैंने इसमें क्यों मैं जोर दे रहा हूं, क्योंकि हम जब कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ को तो ये बातें इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो y इक्वल टू सी मतलब f ऑफ x का वैल्यू c होना, मतलब x के वैल्यूज के लिए हमें y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, x के वैल्यूज के लिए हमारा y का वैल्यू मिलेगा। तो हमारा जो c है ये वो कहाँ पे रहेगा, x एक्सिस पे या फिर y एक्सिस पे? वो y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि x का वैल्यू बिठाने के बाद हमें मिल रहा है। ठीक है, मतलब x में c लाई नहीं करेगा, y पे लाई करेगा। तो y पे कहाँ पे लाई कर सकता है, आइदर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, वो हमारे c के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। पर x के हर एक वैल्यू के लिए इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, इसका और इसका मान लो। ठीक है, कोई भी एक का वैल्यू उसका फिक्स रहेगा, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय f ऑफ x इक्वल टू c, और इसका ग्राफ होता है ऐसा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है जीरो फंक्शन। ठीक है, तो जीरो फंक्शन एकदम सेम डेफिनेशन है, ए फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 0, f ऑफ x इक्वल टू 0, और यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जीरो फंक्शन ग्राफ कैसे होगा, तो जीरो फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा थोड़ा आप लोग भी सोच लो कि देखो f x का जो भी तुम वैल्यू बिठाओगे, f ऑफ x मतलब y का आंसर हमेशा 0 ही आएगा। और 0 तुम कहाँ पे लाई करा सकते हो, y एक्सिस पे भी करा सकते हो, x एक्सिस पे, पर हमारा x का वैल्यू बिठाने के बाद हमारा 0 आ रहा है, मतलब हमारा y का वैल्यू 0 आया, मतलब यहाँ से कभी भी प्रोसीड नहीं करेगा, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, मतलब ये जो हमारा ग्राफ होगा वो अलोंग द x एक्सिस होगा, नॉट पैरेलल, ये अलोंग द x एक्सिस होगा, मतलब x एक्सिस के ऊपर ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, वो जीरो फंक्शन है। ओके, तो हमारा जीरो फंक्शन का डेफिनेशन है ए फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 0, और ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन अलोंग द x एक्सिस। ओके, सो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब पहचान, आइडेंटिटी कार्ड हम कहते हैं ना, मतलब ए फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x, हो यार x बिलोंग्स टू कहाँ पे आएगा, r पे, रियल नंबर है ऑब्वियसली, मतलब तुम x बिठाओगे मतलब x ही आएगा, 1 बिठाओगे 1, 2 बिठाओगे 2, 3 बिठाओगे 3, 4 बिठाओगे 4 एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारा ग्राफ है वो क्या हो सकता है, आप लोग भी जानते हो। ठीक है ना, x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके हमारा जो फंक्शन है वो प्रोसीड हो रहा है, मतलब अगर हम x लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, और अगर x का वैल्यू 0 है क्योंकि हमने r लिया है तो 0 के लिए 0 आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है हमारा किसका फंक्शन, सॉरी किसका ग्राफ, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, और इसका नोटेशन क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू x। ओके, सो आवर नेक्स्ट फंक्शन इज एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट को कहीं कहीं पे मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस मतलब मॉड, ये मॉड के बारे में हम सब पता है। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, x बिलोंग्स टू लाई, तो इस केस में हमारा जो f x का वैल्यू है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो f x का वैल्यू क्या हो सकता है, -x और +x, क्योंकि x रियल नंबर है तो रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लाई करते हैं, तो x का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि 0 बिठाने के बाद 0 ही आएगा। तब उसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, तब उसका ग्राफ कैसे होगा, तो f ऑफ x इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है लाइक दिस। ठीक है, ऐसा होता है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, मतलब हमारे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसको कैसे कह सकते हैं, छोड़ो ऐसे ही, इसका नाम कोई नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन, नॉट सिंगम फंक्शन, सिग्नम। ठीक है, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। तो इसको लिखने के लिए हमें मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन के केस में हमारा जो f ऑफ x का वैल्यू आता है वो बेसिकली 3 आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 आते हैं, क्या क्या, -1 0 1, तो एक ही फंक्शन का 3 वैल्यू, वो भी अलग अलग। कब कब, जब हमारा x 0 से छोटा होगा, जब हमारा x 0 के बराबर होगा,
जब हमारा x 0 से बड़ा होगा। फॉर पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू 1, फॉर निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 एंड फॉर 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, अभी बोलो इसका ग्राफ कैसे होगा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ जो है वो दिखने में कुछ इस तरह होता है, ठीक है। एक्स डैश, एक्स, वाई, वाई डैश और 0। मान लो ये हमारा 1 है, ये हमारा -1 है, क्योंकि ये तो मैप में मतलब ग्राफ में दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा -1 है, ठीक है। तब जब हम एफ एक्स का वैल्यू निगेटिव लेंगे तब हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। और x का वैल्यू कहाँ पे निगेटिव होता है, दिस साइड में। तब क्या होगा, ये ग्राफ जो है वो दिस साइड मूव करेगा। 0 के लिए तो 0 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट, और ये कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। और x जब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होता है, उसके लिए हमारा जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 आता है। और 1 उल्टा लिख लिया, सॉरी 1 उल्टा लिख लिया मैंने, और ये मैंने निगेटिव वाला केस इस तरफ होगा, निगेटिव वाला केस इस तरफ होगा और पॉजिटिव वाला उस तरफ, ठीक है। मतलब जब हम x के अकॉर्डिंग पॉजिटिव में मूव करेंगे तो हमारा कहाँ से शुरू होगा, ऊपर y1 से शुरू होगा, नीचे भी सेम पर उस तरफ से शुरू होगा, ठीक है, मतलब उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। अभी जो हम दो फंक्शंस देखने वाले हैं वो मतलब एंट्रेंस पर्पस बोलो या फिर हायर स्टडीज बोलो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन का मान लो मतलब एकदम क्या बोलो, मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, ठीक है, जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। उसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, कहीं कहीं पे उसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तब आप बोलोगे इसका नाम फ्लोर फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन क्यों पड़ा है। देखो इसका नोटेशन देख के पता चल जाएगा आप लोगों को। इसको हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी थर्ड ब्रैकेट के स्टाइल में, और ऊपर वाला नहीं होता, मतलब उसका अपर पार्ट नहीं होता, नीचे वाला है। तो देखो इसका क्या है, नीचे फ्लोर है ना, मतलब स्टेप है, मतलब सीढ़ी है, ठीक है। तो ये है, तो उससे पता चल जाएगा कि जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा स्मॉलेस्ट फंक्शन, उससे क्या होगा, ऊपर वाला रहेगा, तो उसको हम कहते हैं सीलिंग फंक्शन। वो आप बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इंटीजर में क्या होता है, पॉइंट नहीं आता, डेसिमल आता नहीं आता, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आता, ठीक है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके, तो मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है 2.37, ठीक है, और कहा गया है कि उसका तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, ठीक है। मतलब इसमें ब्रैकेट में दिया है तो बोलने की जरूरत नहीं है कि हम पता है हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। ओके, तब ये क्या होगा, सिंपली आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तब आप बोलोगे कि सर आपने तो ये राउंड ऑफ किया है, ऑब्वियसली हमने इसको राउंड ऑफ ही किया है, पर आप बोलोगे कि सर राउंड ऑफ करने से तो हमारा जो क्या होता है बाद वाला होता है, नहीं, इसके पहले वाला, क्योंकि 37 है ना, 3 5 से छोटा होता है, इसलिए हमने 2 को कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसके पहले जो नंबर है वो हम लिखेंगे। ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लो हमारे पास 2.75। अभी बोलो तो ये क्या होगा, पहले वाले में तो 37 लिखा था, तो आप बोलोगे कि 3 5 से छोटा होता है, इसलिए हमने 2 लिख लिया, हमारा जो डेसिमल में हम करते हैं राउंड ऑफ वो, ठीक है। तो उसमें क्या बोलोगे कि सर आप 4 लिखो, क्योंकि 7 है, 7 5 से बड़ा होता है, पर नहीं, इसमें भी 2 होगा, ठीक है, इसमें भी 2 होगा। तो दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू दिया होता है उसके पहले जो प्रॉपर इंटीजर आता है वही लिखेंगे हम उसके पहले। तो 2.37 या फिर 2.75 से पहले जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इंटीजर है, तो वही हम लिखेंगे। ओके, अब एक निगेटिव वाला भी कर लेते हैं। तो मान लो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास निगेटिव क्या है, लिखे -7.45, ठीक है, -7.45। अब इसको कैसे लिखोगे बोलो तो, अब इसको कैसे लिखोगे, -7.45, इसका जो पहले वाला नंबर आएगा वो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, उसकी तरह, करेक्ट। नहीं, निगेटिव में ये उल्टा हो जाता है, ये 0 है, ठीक है, -1 -2 ... -8 -7 मान लो, ठीक है, -8 -7। तो हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में जितना तुम बड़ा जाओगे वो इतना छोटा होता जाएगा।
तो हम क्या कहेंगे कि जो -8 है, जो -8 है वो -7 से छोटा है, जो -8 है वो -7 से छोटा है। और हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो नंबर दिया रहता है उसको उसके पहले वाले मतलब छोटे वाले टर्म को लेते हैं। तो -7.5 से पहले जो टर्म आता है इंटीजर वो है हमारा -8। आप नेगेटिव में थोड़ा मतलब ध्यान रखना, इसको लिखने में पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होता पर नेगेटिव में ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना और नाम में मत जाना, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर हम इसका छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, ठीक है। नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होने से क्या होता है, हम लेते हैं छोटा वाला नंबर इंटीजर, ओके। अच्छा, तो हम अभी क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ नहीं है, एकदम पहले जैसा ही है, सिर्फ इसका नोटेशन बदल जाएगा जो कि होगा दिस, ठीक है। ये नहीं होगा, बार बार लिखता था क्योंकि हम इसको लिखते हैं मतलब लिख के हमारा हैबिट हो गया है कि हम जो थर्ड ब्रैकेट लिखते हैं वो कंटिन्यूअस मतलब हाथ में आ जाता है, पर ऐसा होगा नीचे नहीं है, इस बार ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं सीलिंग फंक्शन, ठीक है। सीलिंग फंक्शन, सीलिंग मतलब छत है इसका पर नीचे फ्लोर नहीं है, और पहले वाले फ्लोर था छत नहीं था, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। पर इसका जो काम है वो उसके नाम का पूरा ऑपोजिट है। हमें जो वैल्यू दिया जाएगा उसका बड़ा वाला वैल्यू निकालना है, मतलब इमीडिएटली बाद वाला जो आता है वो निकालना है, ठीक है। फिर से हम एग्जांपल लेते हैं कुछ, तो 2 पॉइंट इस बार क्या लेते हैं, इस बार फिर से 7.5 लेते हैं, बार बार ये सा आ जाता है, ठीक है। 2.75 और क्या लेंगे हम, 4.7 और एक निगेटिव तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि निगेटिव से हमारा कंसेप्ट जो है और भी क्लियर होता है। और एक निगेटिव वाला क्या लेंगे, निगेटिव वाला क्या लेते हैं -7.2 वो आप पहले वाला भी ले सकते हो, जो -7.45 लिखा था वो भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल ही तो है। तब हम इसका क्या करेंगे, देखो तो हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। पर हमें पता है कि ये उसका नाम का पूरा अपोजिट होता है उसका काम, मतलब 2.75 का जो बाद का वैल्यू है, बाद का इंटीजर है, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो 2.75 के बाद में क्या आता है, 3 आता है, 4.7 के बाद क्या आता है, 5 आता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -7.5 के केस में हम क्या करेंगे, बोलो तो आप सब लोग क्या करेंगे। पहले वाला में देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में छोटा वैल्यू लेते हैं, -7.45 के लिए हमने -8 लिया था क्योंकि -8 हमारा -7 से छोटा होता है। यहाँ पे क्या है, -7.2 है, -7.2 -7 से छोटा है, मतलब -7 -7.2 से बड़ा है, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो होगा -7, ठीक है, एकदम सिंपल, ठीक है। नेगेटिव में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा भी होता है, आप सबका हो जाएगा, पर पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करते करते आप लोग क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे था स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम हमारे नेक्स्ट फंक्शन में मूव करते हैं जो कि है फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल सॉरी हम लोगों ने इन लोगों का ग्राफ नहीं देखा, तो ग्राफ देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारा जो वैल्यू था वो क्या होता है, जो वैल्यू हमारे दिया जाता है उसका हमें छोटा वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक हमारा ऐसा होगा, ये ऐसा सीरीज ऐसा होगा और इसमें 0 से इस तरफ होगा, 0 से इस तरफ होगा और इसमें यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से ख़त्म होगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ आता नहीं है, प्रॉब्लम में भी नहीं आता, तो जान लो, सिर्फ जानने के लिए दिया है, ठीक है। ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, और जो हमारा लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होगा वो 0 के लिए यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव के लिए यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ प्रोसीड करेगा, और ये जो है वो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। देखो दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 से दाहिनी तरफ मतलब राइट साइड में होता है, और क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर में वो 0 से लेफ्ट तरफ होता है, ठीक है। और नीचे वाला जहाँ पे ख़त्म होता है, इसको मैंने गलत लिखा है, वहाँ से ऊपर वाला शुरू होता है, ऊपर वाला नीचे वाला शुरू होता है। नीचे वाला जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से ऊपर वाला या फिर नीचे वाला शुरू होता है। देखो ये यहाँ से यहाँ ख़त्म हुआ, फिर उसके ऊपर से ये शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसके बाद इसके ऊपर से यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ख़त्म हुआ। सेम यहाँ पे भी, ठीक है, जहाँ पे ख़त्म होगा उसके ऊपर या फिर नीचे से शुरू होगा, ठीक है, एकदम सिंपल, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ विथ डेफिनेशन, ठीक है।
अभी हम देखेंगे हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन कुछ नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक प्रॉपर वैल्यू का थोड़ा मतलब कॉम्बिनेशन है, मतलब उसके अंडर में आया है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉरी हमारा जो फ्रैक्शनल फंक्शन है वो हम इसको कैसे लिखेंगे और कैसे डिनोट करेंगे। देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन का डेफिनेशन या फिर बोलो नोटेशन, फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, मतलब फ्लोर फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन कह सकते हो। ओके, तो इसको एक एग्जांपल के मदद से देखेंगे क्योंकि इससे और भी हमारा जो कंफ्यूजन है वो आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारा जो है 2.47। तो देखो, इसको लिखने का मतलब स्टाइल कैसा है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 2.47 सेकंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो जो ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट था थर्ड ब्रैकेट वाला, तो वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर ने ले लिया है। ठीक है, तो इसको हम सेकंड ब्रैकेट से लिखेंगे। ओके, तो सेकंड ब्रैकेट के अंदर हमारा है 2.47। अभी उसका हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल फंक्शन निकालना है, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमारा x क्या है, x हमारा है 2.47, x हमारा है 2.47 माइनस इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या होगा। हमने देखा था जो वैल्यू होता है उसके पहले वाला आता है, मतलब 2 आता है। इसका अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0.47। और अगर हम इसको और भी आसान तरीके से पढ़ेंगे तो देखो, नाम में भी है फ्रैक्शनल फंक्शन, मतलब जो फंक्शन हमारे पास, जो वैल्यू हमारे पास दिया जाएगा उसका सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट हमें कंसीडर करना है, उसका सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट कंसीडर करना है। पर ये इस वाले केस के लिए एप्लीकेबल है, पॉजिटिव के लिए, पर नेगेटिव में पूरा उल्टा हो जाता है। देखेंगे एक एग्जांपल के हेल्प से। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारे नेगेटिव एग्जांपल -3.76 या फिर 76। ठीक है, कोई बात नहीं, -3.76 ये हमारा एक नेक्स्ट फंक्शन है, उसका हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल फंक्शन निकालना है, एकदम सिंपल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले इसका जो फंक्शन है वो लिखेंगे क्योंकि हमें पहले x चाहिए, तो ये हमारा x है। तो -3.76 ये हमारा x है। अभी -3.76 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो पहले तो हम दे देते हैं माइनस, जो कि है ये फॉर्मूला का मतलब ये नोटेशन का माइनस। ठीक है, तो -3.76 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जो हमने देखा था -4, क्योंकि निगेटिव में बड़ा वाला छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा -4, पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, +4, यहाँ पे -3.76। ठीक है ना, अभी देखो तो 4 - 3.76 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.24 आएगा, 0.24। तो इस केस में फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उससे मैच नहीं करता। ठीक है, तो मैथ्स का ऐसा ही मतलब यही लॉजिक है कि हर जगह पे उसका फॉर्मूला मतलब हम जो एज्यूम करते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए मैथ्स बाकी सब्जेक्ट से अलग है। ठीक है, जब आप मतलब एक प्रोसीजर को फॉलो करके आएंगे तो बोलेंगे हाँ ये सब में भी हो जा रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये प्रोसीजर फॉलो करता है, पर एक एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको जो आपका जो प्रोसीजर है वो उसको नहीं मानता। यही मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन जो है वो हुआ है। ग्राफ बाकी है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ भी इसकी जैसा अजीब अजीब होता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है, लाइक बारिश गिर रहा है। ठीक है, ग्राफ होता है और इसका एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, मतलब 1। ठीक है, Q1 बोलोगे सर 1 से Q नहीं ज्यादा हो सकता, और आप उस तरफ दिया है, नीचे भी तो नहीं, नीचे भी तो हो सकता है। देखो हमने 2 एग्जांपल किया है, दोनों में क्या आया है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ऊपर। ठीक है, दोनों में क्या आया है, जो आंसर है वो पॉइंट में आता है, मतलब 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा, एकदम सिंपल। ठीक है, डाउट आपके मन में आना जरूरी है, उसको सॉल्व करना हमारा ड्यूटी है, पर आसान वे में। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये ऊपर होगा, नीचे कोई बात ही नहीं है। आंसर दोनों में हमने देखा, और हम 1000 प्रॉब्लम कर ले ऐसे आंसर 0 पॉइंट में आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन हमें पता है कि हमारा जो 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू होगा उसको हमेशा 1 के अंदर लाई करेगा। ओके, तो ये हमारा है फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ। तो ये से वाले ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको
कम इंपॉर्टेंस दे तो भी चलेगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन इज लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो लीनियर आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना है, लीनियर इक्वेशन सुना है, लीनियर और भी बहुत सारे। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो होता है y f of x इक्वल टू mx प्लस c, लाइक एकदम सिमिलर y इक्वल टू mx प्लस c, जो कि है स्लोप फॉर्म, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप फॉर्म का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो हम सबको पता है कि इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द एक पॉइंट व्हिच इज c। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे 0 बिठाते हैं y और x के जगह पे, मतलब ओरिजिन इस तो हमारा अगर हम x के जगह पे 0 बिठाते हैं तो हमारा y का वैल्यू c आता है, मतलब y 0 में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। y 0 से थोड़ा ऊपर जाएगा और ऊपर कहाँ तक, c तक। ठीक है, तो ये है y इक्वल टू mx प्लस c वेयर द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, मतलब ओरिजिन से पास नहीं करता। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एक पोलिनोमियल ग्राफ होता है, क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, और मतलब टू द पावर 4 टू द पावर 5 अप टू n। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होता है क्या होता है, a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर। ये है हमारा पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन। सबको पता है पोलिनोमियल हम जो ने पढ़ा था तो ये जनरल इक्वेशन था। ठीक है, तब इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो तो हमने जाना है कि जो पोलिनोमियल का इक्वेशन और पोलिनोमियल का ग्राफ होता है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल वो एक लीनियर इक्वेशन ना हो तो। ठीक है, अगर इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो हमारा जो पोलिनोमियल का ग्राफ आएगा वो आएगा ऐसा कर्व। ठीक है, एक कर्व आएगा जो है हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ, पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पोलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन है फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2, मतलब x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अप टू an x टू द पावर n। और इसका ग्राफ क्या है, एक कर्व है। ठीक है, यू शेप का कर्व है। ठीक है, सो अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल तो आप सबने पता है, बहुत बचपन में सुना है आप लोगों ने। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब किसी भी एक वैल्यू का इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब किसी भी एक वैल्यू का इनवर्स। ठीक है, तो x अगर एक वैल्यू है तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, अगर x कोई भी एक वैल्यू है तो अगर हम इसका फंक्शन निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1/x प्रोवाइडेड इसमें x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। मतलब जो हमारा x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये इसमें हर एक वो वैल्यू आएगा रियल नंबर में, पर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, आर मतलब रियल नंबर का हर, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हर वैल्यू आ सकता है, पर 0 नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि 0 के लिए ये अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा f ऑफ x इक्वल टू 1/s, मतलब रेसिप्रोकल का ग्राफ। तो इसका कर्व कैसा होता है, तो इसका कर्व देखने में कुछ इस तरह होता है। यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, सिमिलर केस यहाँ पे होगा, यहाँ पे दोनों ही केस में क्या कर रहा है, वो 0 के सामने जाके बेंड हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 0 नहीं हो सकता, तो ऐसे होके भी ऐसे चला जाएगा, ऐसे होकर चला जाएगा। ठीक है, तो ये है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ भी हमने देख लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल भी आप लोगों ने शायद जाना है कि अगर जिन लोगों ने लॉग पढ़ा है तो एक्सपोनेंशियल के बारे में पता होता है आप सबको। ठीक है, जिन लोगों को लॉग के बारे में पता है उन लोगों को एक्सपोनेंशियल के बारे में पता है या नहीं वो पता नहीं मुझे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल को कैसे लिखते हैं, e टू द पावर x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, e टू द पावर x। ओके, तो e टू द पावर x का ग्राफ आप लोग सबको पता होगा कि नहीं, पता नहीं है मुझे, पर पता, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉग पढ़ा है आप सबने तो एक्सपोनेंशियल भी पढ़ा होगा, और लॉग का ग्राफ अगर पता है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी आपको पता होगा। और अगर पता नहीं है तो एक्सपोनेंशियल को e को कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो ग्राफ भी कैसा होगा, लाइक दिस। ठीक है, वो एकदम x के आके ऐसा होगा, e के जैसा पूरा। देखो e ऐसे उठता है ना, वो ऐसे ही सेम ऐसा उठेगा, तो ग्राफ ऐसा ही होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ लाइक दिस। लास्ट में आता है हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन जिसको कहते हैं। तो पहले लॉग आना चाहिए था, फिर एक्सपोनेंशियल, पर कोई बात नहीं, आगे पीछे चलता रहता है। तो ये हमारा f ऑफ x इक्वल टू log x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है log x। तब इसका ग्राफ कैसा होगा,
तो log x जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल के जैसा ही होता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो दिखने में कुछ इस तरह है, ठीक है। जो log x का ग्राफ है वो दिखने में कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो आज का जो फंक्शन का वीडियो है, जिसमें हमने फंक्शन के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पता किया है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जाना है, उसके मतलब उनका ग्राफ्स के बारे में जाना है, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के मदद से हमने फंक्शन को थोड़ा बहुत हमारे जो एरिया के अंदर है वो लाया है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत हमने जाना है कि फंक्शन कैसा होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी कुछ जानेंगे फंक्शन के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, बेसिक से प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे मतलब जो फंक्शन का फ्लो है वो कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। जितना तक जाता है फंक्शन उतना तक पहुंचने का ट्राई करेंगे हम लोग, और बाकी तो देखेंगे। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली और भी टॉपिक्स मतलब हम शुरू करेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक में तो हम अटक के नहीं रह सकते हैं ना, ठीक है। हमें तो और भी जानना पड़ेगा, और एक ही टॉपिक बार बार पढ़ने से बोरिंग भी हो सकता है। तो इसके साथ और किसी भी एक टॉपिक को शुरू करेंगे, वो देखेंगे कौन सा वाला शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को लाइक करके एक प्यार से कमेंट कर देना, और अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, हाँ इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं इन फ्यूचर और वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, थैंक यू।